यूपी बोर्ड क्लास 12th के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। भूगोल का मॉडल पेपर है जो आपकी 10 तारीख एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है, क्योंकि बच्चों ये मॉडल पेपर बहुत ही एनालिसिस के साथ बनाया गया है। इससे सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंसने के चांसेस है। तो सभी लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे, क्योंकि पूरा ही मॉडल पेपर आंसर के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और अगर आपने यहाँ पे पूरा मॉडल पेपर देखा तो आप 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि समय आपको मिलने वाला है 3 घंटा 15 मिनट, और आपका पूर्णांक यहाँ पे 70 मार्क्स का होता है। 30 नंबर यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलते हैं। निर्देश की बात करें तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो बच्चों 8 आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न संख्या 9 से 12 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। और बच्चों प्रश्न संख्या 17 से 22 तक का लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। सभी क्वेश्चंस के यहाँ पे शब्दों की सीमा को देखिए, उतने ही शब्दों में अपने उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 23 से 24 में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर मात्र 150 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पे मैप के भी क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो सभी लोग बच्चों वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर आते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे कि मानव भूगोल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव भूगोल से संबंधित प्रथम ग्रंथ की रचना किसने की थी? क्या रैटजेल ने की थी, एलन सी सैम्पुल ने, डी लॉ ब्लॉस ने, कार्ल सावर ने? तो मैं आपको बता दूं कि मानव भूगोल से संबंधित प्रथम ग्रंथ की रचना रैटजेल ने की है। ऑप्शन नंबर का सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या दूसरा क्या कहता है कि बाल लिंगानुपात में गिरावट के मुद्दों को संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने निम्न में से कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया? हम दो हमारे दो, परिवार में 2 बच्चे ही अच्छे हैं, सीमित परिवार, सुख का आधार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बिल्कुल घा वाला सही हो जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तीसरा प्रश्न आता है बच्चों, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? क्या भारत है, क्या चीन है, इंडोनेशिया है, या फिर चिली है? तो भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध देश है आपका चिली। ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे बच्चों सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनों पर आधारित उद्योग है? बच्चों कौन सा वनों पर आधारित उद्योग है? क्या सीमेंट उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, कागज उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग है? तो वनों पर आधारित कौन सा उद्योग है बच्चों? तो कागज उद्योग है पहला। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 5वां, निम्न में से कौन सा देश चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है? क्या थाईलैंड उभर रहा है, मलेशिया उभर रहा है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, या फिर ये सभी? तो मैं आपको बता दूं कि चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरने वाला देश ये सभी हैं। थाईलैंड भी है, सिंगापुर भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो प्रश्न उत्तर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए सभी। बच्चों छठे प्रश्न की तरफ आएंगे। निम्नलिखित में कौन सा उत्तरी अमेरिका की बृहद झीलों का भाग नहीं है? तो वीडियो इससे पहले से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। हाँ, तो क्या है भी बच्चों प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका की बृहद झीलों का भाग नहीं है? उत्तरी अमेरिका की बृहद झीलों का भाग नहीं है। क्या सुपीरियर है, इरी, विक्टोरिया, ओंटारियो? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा विक्टोरिया अमेरिका की बृहद झीलों का भाग नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आता है 7वां प्रश्न, दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? तो मैं आपको बता दूं कि दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में से ओपेक का सदस्य कौन है? वेनेजुएला है। ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न संख्या 8वां क्या कहता है कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से एक की साक्षरता दर उच्चतम है? तो किस देश की साक्षरता दर उच्चतम है? केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी साक्षरता दर उच्चतम है, उनका नाम बताना है। लेकिन ये 2011 जनगणना के अनुसार है, क्योंकि अभी अगली जनगणना हो नहीं पाई है। तो दमन और दीव, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप। तो मैं आपको बता दूं कि लक्षद्वीप जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। कितनी है बच्चों? 92.48% है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा आता है बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर मात्र आपको 20 शब्दों में देना है। 20 से 25 शब्दों में देना है। क्या है पहला 9वां प्रश्न देखेंगे अति लघु का, कि भारत में नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है?
ठीक है। भारत में नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी है भाई? 31.2%। ठीक है। तथा ग्रामीण जनसंख्या कितनी है बच्चों? 68.8%। अगला क्वेश्चन है कि पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। तो पल्ली बस्ती ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग के लोगों की बसी छोटी बस्तियां हैं जहां बुनियादी सुविधाएं सीमित होती हैं। फिर बच्चों यहाँ पे 11वां प्रश्न आता है कि 4 भू उप संवर्गों के नाम लिखिए। तो 4 भू उप संवर्गों के नाम निम्न है। पहला है बंजर भूमि, फिर बच्चों है व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, चारागाह। 12वां प्रश्न बच्चों कहता है कि हरियाली केंद्र क्या है? तो हरियाली केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल संभर विकास योजनाएं हैं। 13वां प्रश्न क्या कहता है कि भरमौर क्षेत्र में किस जनजाति का आवास है? तो भरमौर क्षेत्र में ऋतु प्रवास करने वाली गद्दी जनजाति का आवास है। फिर यहाँ पे देखिए 14वां प्रश्न क्या कहता है बच्चों? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता 4 महानगरों को जोड़ने वाली 4 6 लेन वाली महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजना को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहा जाता है। फिर बच्चों 15वां प्रश्न की तरफ आएंगे। विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख बंदरगाहों का उल्लेख कीजिए। तो विश्व के 2 प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित हैं। पहला है संघाई बंदरगाह, दूसरा है सिंगापुर बंदरगाह। फिर बच्चा है 16वां प्रश्न पे आएंगे। क्या है? फुटकर व्यापार सेवाएं क्या हैं? तो उपभोक्ताओं द्वारा विक्रेताओं से प्रत्यक्ष रूप से वस्तु एवं सेवाएं खरीदना फुटकर व्यापार सेवाएं। फेरी वाले, रेहड़ी वाले, डोर टू डोर सेवाएं देने वाले इसी सेवा में जुड़े हैं। यानी डोर टू डोर जो सेवा देते हैं वो फुटकर व्यापार से ही संबंधित है। फिर अब बच्चों आएंगे यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक यहाँ पे 4 मार्क्स के उत्तर हैं। 4 मार्क्स आपको मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने पे। तो बच्चों 17वां प्रश्न है यहाँ पे मानव भूगोल के प्रमुख उपागम का वर्णन कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि मानव भूगोल के प्रमुख उपागम निम्नलिखित हैं। पहला उपागम क्या है? प्रत्यक्षवादी उपागम। दूसरा है व्यवहार आत्मक या आचार परक भूगोल। तीसरा है मानववादी उपागम। चौथा है क्रांतिपरक मार्क्सवादी उपागम। पांचवा है कल्याण परक उपागम और छठा है तंत्र उपागम। चलिए बच्चों 18वां प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों क्या है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक होते हैं। भौगोलिक कारकों में जलवायु, स्थलाकृति, जल संसाधन और मिट्टी की उर्वरता शामिल है। आर्थिक कारकों में उद्योग, व्यापार और रोजगार के अवसर आते हैं। सामाजिक और राजनीतिक कारकों में नीतियां, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं महत्वपूर्ण होती हैं। फिर बच्चों यहाँ पे देखेंगे महामार्ग से क्या आशय है? तो महामार्ग से आशय उन प्रमुख सड़कों या राजमार्गों से हैं जो विभिन्न शहरों, राज्यों या देशों को आपस में जोड़ते हैं। ये सड़क तेज और सुगम यातायात के लिए बनाई जाती हैं और आर्थिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत में इन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग भी कहा जाता है। फिर बच्चों 20वां लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कहता है? शुद्ध कृषि क्षेत्र तथा सकल कृषि क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो शुद्ध कृषि क्षेत्र वह भूमि होती है जिस पर एक वर्ष में कम से कम एक बार खेती की जाती है। सकल कृषि क्षेत्र क्या होता है? तो सकल कृषि क्षेत्र में शुद्ध कृषि क्षेत्र के साथ साथ उस भूमि को शामिल किया जाता है जिस पर एक वर्ष से अधिक बार फसल उगाई जाती है। फिर बच्चों 21वां लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कहता है कि भारत में सिंचाई के साधनों का वर्णन कीजिए। तो भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन आप सभी को पता है। नहरें हैं, कुएं हैं, ट्यूबवेल हैं, तालाब हैं और वर्षा जल संचयन है। नहरें विशेष रूप से उत्तर भारत में प्रचलित हैं जबकि ट्यूबवेल और कुएं जल स्रोतों पर निर्भर करते हैं। जलाशय और चेक डैम भी सिंचाई में सहायक होते हैं जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ती है। फिर यहाँ पे आ जाइए बच्चों 22वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में अभ्रक के वितरण एवं उत्पादन का विवरण दीजिए। भारत में अभ्रक के वितरण और उत्पादन का विवरण देना है। तो भारत में अभ्रक जिसको हम माइका बोलते हैं का प्रमुख उत्पादन कौन कौन से राज्य हैं? झारखंड में है, बिहार में है, राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में होता है। झारखंड का कोडरमा जिला अभ्रक की राजधानी कहलाता है। एमसीयू के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभ्रक की राजधानी किसको बोलते हैं? कोडरमा का बोलते हैं। राजस्थान में जयपुर और उदयपुर क्षेत्र प्रमुख हैं। भारत दुनिया में अभ्रक का एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देश है। फिर बच्चों यहाँ पे देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है, प्रत्येक 8 मार्क्स का है। ठीक है। तो पहला प्रश्न 23वां है लौंग का कि भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए।
तो भारत में लौह अयस्क का उत्पादन एवं वितरण हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इसके अंतर्गत कि भारत लौह अयस्क का एक प्रमुख उत्पादक देश है। यहाँ यह खनिज देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक होता है। उत्पादन की बात करें तो भारत में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादन ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड और गोवा में होता है। ओडिशा देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उड़ीसा देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या लौह उत्पादक राज्य है, जहां के लिए लगभग 50% उत्पादन होता है। वहीं अगर बारबिल और केंदुझर इसके प्रमुख खनन क्षेत्र भी हैं। वितरण की बात करें तो ओडिशा में कौन कौन से हैं, केंदुझर और सुंदरगढ़। छत्तीसगढ़ में बात करें तो दंतेवाड़ा और राजनांदगांव। कर्नाटक की बात करें बच्चों तो वेल्लारी, चित्रदुर्ग। झारखंड की बात करें तो सिंहभूमि क्षेत्र। गोवा की बात करें तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र। फिर आ जाइए बच्चों भारत का लौह अयस्क घरेलू इस्पात उद्योग में उपयोग के साथ साथ चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात भी किया जाता है। अथवा में इसका प्रश्न क्या है कि स्वेज नहर और पनामा नहर के किन दो सागरों को स्वेज नहर और पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, इसकी 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए आप। ये अगर आपको ऊपर का नहीं आता है तो आप ये वाला प्रश्न का उत्तर भी आप लिख सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है लॉन्ग का, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। फिर 24वां प्रश्न क्या कहता है बच्चों की निश्चयवाद के विचारों की उपयुक्त उदाहरण द्वारा व्याख्या कीजिए। निश्चयवाद के विचारों की व्याख्या कीजिए। तो डिटरमिनिज्म या फिर निश्चयवाद क्या है। निश्चयवाद वह दार्शनिक सिद्धांत है जिसके अनुसार प्रत्येक घटना पूर्व निर्धारित कारणों के कारण घटित होती है। यह मान्यता रखता है कि ब्रह्मांड के सभी कार्य प्राकृतिक नियमों, कारण, परिणाम और पूर्व निर्धारित स्थितियों के अनुसार संचालित होते हैं। उदाहरण की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण का नियम, यदि कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तो वह पृथ्वी की ओर आएगी, क्योंकि यह प्राकृतिक नियम के अनुसार निश्चित है। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए बीज से वृक्ष बनना, यदि एक आम का बीज बोया जाता है तो उससे आम का पेड़ ही उगेगा, कोई अन्य वृक्ष नहीं। तीसरा प्रश्न है मानव जीवन में निश्चयवाद किसी व्यक्ति या भविष्य उसके पूर्व जन्म कर्मों और आनुवंशिक गुणों पर निर्भर होता है। जैसे कि एक छात्र यदि मेहनत से पढ़ाई करेगा तो सफलता निश्चित होगी। फिर बच्चों यहाँ पे है इस प्रकार निश्चयवाद यह बताता है कि कोई भी घटना स्वतः नहीं घटती है, बल्कि उसके पीछे कोई ना कोई निश्चित कारण जरूर होता है। फिर अथवा में प्रश्न दे रखा है बच्चों की जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को समीक्षा दीजिए। इसका उत्तर भी आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है या फिर अगले मॉडल पेपर में इसका उत्तर मैं आपको लिख के एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर आप 25वां प्रश्न पे आ जाइए बच्चों। भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। तो ठीक है, यहाँ पे मानचित्र में इनको दर्शाना है और उसका नाम भी लिखना है। जैसे कि पहला प्रश्न है कि चाय एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, चाय का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र आपको बताना है और उससे मानचित्र में दर्शाना है। तो चाय का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से है भाई, असम है, काजीरंगा क्षेत्र या डिब्रूगढ़। लौह खनिज उत्पादन के 2 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं, तो लौह खनिज उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं झारखंड, जिसको हम सिंहभूम, और ओडिशा केवंझर भी कहते हैं। फिर लौह इस्पात का एक प्रमुख संयंत्र क्या है, तो लौह इस्पात का संयंत्र भिलाई इस्पात संयंत्र है, छत्तीसगढ़। फिर बच्चों पश्चिम रेलवे के 2 प्रमुख स्टेशनों के नाम बताइए। तो पश्चिम रेलवे के 2 प्रमुख स्टेशन क्या है, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और अहमदाबाद जंक्शन है। अरब सागर में गिरने वाले एक प्रमुख नदी का नाम बताइए, तो नर्मदा नदी है। तो इस प्रकार ये आपका पहला मानचित्र वाला क्वेश्चन होता है। फिर इन सबको आपको मैप में दर्शाना भी है, यहाँ पे आपको मैप मिल जाएगा एग्जाम में। 26वां प्रश्न कहता है विश्व के दिए गए रेखाचित्र मानचित्र में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए, उनके नाम भी लिखिए। तो क्या है, वाणिज्यिक पशुपालन एक प्रमुख क्षेत्र। तो वाणिज्यिक पशुपालन का प्रमुख क्षेत्र क्या है, पंपास घास भूमि। पंपास घास भूमि कहाँ पाई जाती है, तो अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका, ये आप मैप में दिखा सकते हैं। एक पार महाद्वीपीय रेल, तो एक पार महाद्वीपीय रेल क्या है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो रूस, यूरोप से एशिया तक फैला हुआ है, आपको ये मैप में दिखाना है। फिर बच्चों तीसरा है एक आसियान देश। तो एक आसियान देश कौन सा है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, इसमें से आप कुछ भी दिखा सकते हैं मैप में। फिर बच्चों है यूरोप का प्रमुख सागर बंदरगाह।
तो रॉटरडैम नीदरलैंड है, ये भी आपको लिख करके मैप में दिखाना है। फिर है चीन का एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र तो सांक्षी प्रांत है, और ये आपको मैप में दिखाना है। तो इस प्रकार बच्चों आपको पूरा मॉडल पेपर हो जाता है। 10 नंबर का यहाँ पे आपका मैप आता है, और 8-8 नंबर के आपके 3 लॉन्ग आते हैं 24 मार्क्स के, और 4-4 नंबर के लघु प्रश्न आते हैं, और 2 मार्क्स के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और 8 आपके ऑब्जेक्टिव। तो इस प्रकार कुछ पेपर का शेड्यूल होता है। सभी लोग पेपर को पूरी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे, याद कर लेंगे। और अभी इसके अलावा और भी मॉडल पेपर कराए जाएंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा एग्ज़ाम में होने वाले जितने भी प्रश्न आने वाले हैं वो सभी फंस जाएंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।